मारपीट के दौरान उन्हीं में से एक आदमी ने चुपके से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और पंकज को मार दिया। फरीदा के मुंह से चीख निकल गई। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। डॉक्टर बनने वाले पंकज उधास आखिर कैसे बन गए इतने मशहूर गज़ल गायक? अपने गाने से कैसे बचाई पंकज उधास ने एक मरते हुए आदमी की जान? एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करने की कैसी भयंकर सज़ा मिली पंकज उधास को? फिर हुआ क्या? क्या है पूरी कहानी? ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पंकज उधास का जन्म 17 मई सन 1951 को गुजरात राज्य के राजकोट जिले के जेतपुर नाम के छोटे से कस्बे के छोटे से गांव चरखटी में हुआ था। एक रसूखदार जमींदार खानदान। पंकज के दादाजी गांव के पहले ग्रेजुएट थे जो बाद में भावनगर रियासत के दीवान बने। इसीलिए पंकज के पिताजी केशु भाई उधास भी सरकारी नौकर थे, भावनगर रियासत के। पंकज की मां जीतू बेन उधास घर संभालती थी। पंकज अपने दोनों भाइयों मनहर उधास और निर्मल उधास से छोटे थे। पैदा होते ही पंकज का साबिका दो चीज़ों से हुआ। पहला इस संसार से, दूसरा संगीत से। उनकी माँ बहुत अच्छी गायिका थी। हालांकि उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन वैसे ही बहुत अच्छा गाती थी। पंकज के पिताजी बहुत अच्छा दिलरुबा बजाते थे। दिलरुबा शायद आपको ना मालूम हो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे धनुष की मदद से बजाया जाता है। सिख धर्म से इस वाद्ययंत्र का खास तौर पे बड़ा गहरा नाता है। पंकज के दोनों बड़े भाई मनहर और निर्मल तो इतना अच्छा गाते थे कि लोकल लेवल पर मंचों पे भी गाने लगे थे। पंकज को भी बचपन से ही गाना बहुत अच्छा लगता था, संगीत में बहुत रुचि थी, लेकिन उनका सपना गायक बनने का नहीं, एक डॉक्टर बनने का था। जब पंकज 10-11 साल के थे तो उनके बड़े भाई मनहर ने राजकोट की संगीत अकादमी में दाखिला लिया। पंकज अपने बड़े भाई मनहर के बहुत दुलारे थे, उनकी हर चीज़ की नकल करते थे। तो यहाँ भी अपने भाई की नकल करने के चक्कर में उन्होंने भी संगीत अकादमी में दाखिला ले लिया। वहाँ पे वो तबला बजाना सीखने लगे। पंकज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना वो पल जब वो मिले गुलाम कादिर खान साहब से। गुलाम कादिर खान साहब मशहूर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने पंकज के दिल में शास्त्रीय संगीत के लिए रुचि पैदा कर दी और पंकज गुलाम कादिर खान साहब से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने लगे। कुछ साल बाद जब 17-18 साल के पंकज अपने पूरे परिवार के साथ राजकोट से बम्बई शिफ्ट होने लगे, तब तक उनका सपना बदल चुका था। अब वो डॉक्टर नहीं, गायक बनना चाहते थे। बम्बई में उन्होंने विल्सन कॉलेज में दाखिला लिया और बीएससी की पढ़ाई करने लगे। बम्बई में उन्होंने नौरंग नागपुरकर जी, जो ग्वालियर राजघराने के खानदानी गायक थे, उनको प्रभावित कर लिया और उनसे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने लगे। जब वो तकरीबन 20-21 साल के थे तो कॉलेज के फेस्ट में स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। फेस्ट में चीफ गेस्ट के तौर पर आई थी बॉलीवुड की मशहूर म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना। उन्हें पंकज की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। फेस्ट खत्म होने के बाद उन्होंने पंकज को अपनी अगली फिल्म कामना में एक गाना गाने का ऑफर दिया। पंकज तो खुशी के मारे फूल के कुप्पा हो गए। पहली बार कहीं गाना गाने का ऑफर, वो भी सीधा फिल्म में। वाह! साल 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म कामना में पंकज उधास ने गाना गाया। बतौर सिंगर ये उनकी डेब्यू फिल्म थी।
लेकिन ये फिल्म बहुत बुरी तरह से पिट गई। पंकज के गाने को भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसके बाद पंकज ने तुम हंसी मैं जवां फिल्म में किशोर कुमार के साथ एक ड्यूएट गाया। ये गाना थोड़ा बहुत चला, लेकिन जितना भी मजमा था उसे किशोर दा लूट ले गए। इसके बाद पंकज ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें किसी फिल्म में कोई गाना नहीं मिला। बॉलीवुड में बतौर सिंगर उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पंकज समझ गए कि इस फिल्म जगत में उनकी गायकी का सिक्का नहीं चलने वाला। इससे पंकज को बहुत निराशा हुई। इसके बाद तकरीबन 1.5-2 साल का एक ऐसा दौर उनकी ज़िंदगी में आ गया जब वो कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ निराशा में जी रहे थे। निराशा के इस दौर में उनके बड़े भाई मनहर ने उनसे कहा कि क्यों ना वो गज़ल गाना सीखें। अब गज़ल गाने के लिए गज़लों और उर्दू की समझ आनी चाहिए। पंकज ने अपने कॉलेज के बगल वाली मस्जिद के मौलवी साहब, जो कि शौकिया शायर भी थे, उनसे उर्दू और गज़लों के बारे में सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त में खुद गज़लें लिखने लगी। कुछ वक्त बाद की बात है, उनके एक रिश्तेदार थे, कनाडा में रहते थे। उनके घर शादी पड़ी। अपने पूरे परिवार में उस वक्त पंकज ही सबसे ज़्यादा खाली फोकट थे, तो इन्हीं को उस शादी में शिरकत के लिए कनाडा भेज दिया गया। अपने उस रिश्तेदार की शादी के एक फंक्शन में पंकज गज़लों की एक परफॉर्मेंस दे रहे थे ताकि उनकी गायकी कहीं तो काम आए। मगर पंकज को मालूम नहीं था कि उस फंक्शन में टोरंटो रेडियो के हिंदी प्रोग्राम चीफ बैठे हुए थे। उन्हें पंकज की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। फंक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने पंकज से मुलाकात कर उन्हें टोरंटो रेडियो पर हिंदी गायक के तौर पर काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद पंकज ने तकरीबन 8-10 महीने टोरंटो रेडियो पर बतौर हिंदी गायक काम किया। उनके गाए गाने रेडियो पर बहुत पसंद किए जाने लगे, फरमाइशें आने लगी। इससे पंकज को ज़रा हौसला मिला। उन्होंने कनाडा में ही अपने छोटे छोटे स्टेज शोज करने शुरू किए। कनाडा में एक बड़ा हिंदी तबका रहता है। पंकज के शोज वहाँ पसंद किए जाने लगे। इससे पंकज का हौसला बहुत बढ़ गया और वो वापस भारत आ गए और उन्होंने भारत में छोटे छोटे स्टेज शोज करने शुरू कर दिए। यहाँ भी उनके शोज खूब पसंद किए जाने लगे और उनको बहुत से शोज के ऑफर्स मिलने लगे। अब पंकज के पास कुछ पैसे भी आने लगे। इतने दिन के बाद जब वो वापस घर लौटे तो उनकी माँ ने उन्हें एक नई खबर दी। उन्होंने पंकज को बताया कि बगल वाले घर में एक नया परिवार रहने को आया है। वो तो नहीं, मगर उनकी बेटी फरीदा बहुत अच्छी है। पंकज को लगा होगी, उनसे क्या। अगले दिन संयोग से फरीदा से उनकी मुलाकात हो गई। ना होती अगर वो दोनों जल्दबाजी के चक्कर में एक ही टैक्सी में ना बैठते तो। साथ बैठ गए थे तो बात होने लगी। बातचीत के दौरान पंकज बहुत हैरान हुए ये जान कि फरीदा एयर हॉस्टेस हैं और फरीदा को बहुत आश्चर्य हुआ ये जान कि पंकज एक सिंगर हैं। इस मुलाकात के बाद दोनों की अक्सर ही मुलाकातें होने लगीं। धीरे धीरे पंकज फरीदा की आधुनिक सोच से बहुत मुतासिर होने लगे और फरीदा पंकज की गायकी से बहुत प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए। गहरी दोस्ती का ये सांचा ढलते ढलते कब प्यार में बदल गया, दोनों को मालूम ही न चल सका। बहरहाल दोनों ने साथ जीने साथ मरने की कसम खा ली। इधर पंकज सोच रहे थे कि सिर्फ स्टेज शोज करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ और बड़ा करना होगा, कुछ नया करना होगा। उन्होंने अपना एक एल्बम निकलवाने की सोची। कुछ अपना पैसा लगा, कुछ फरीदा से उधार ले साल 1980 में पंकज उधास ने अपना खुद का एक एल्बम बनवाया, आहट, जो रिलीज होते ही चार्ट बस्टर बन गया, खूब हिट हुआ, खूब पसंद किया गया। इसके बाद पंकज ने मुकर्रर, तरन्नुम, आफत, महबूब, अना, बेवफाई जैसे एक के बाद एक खूब एल्बम बनवाने शुरू कर दिए। इन एल्बमों का पंकज को कितना फ़ायदा हुआ
आप इसी से समझ सकते हैं कि साल 1984 में पंकज इतने मकबूल हो चुके थे कि लंदन के मशहूर रॉयल एल्बर्ट हॉल, जहां परफॉर्म करने का सपना दुनिया भर के कलाकारों का होता है, वहां पंकज ने परफॉर्म किया और इसका भी एल्बम बनवा लिया, पंकज उधास लाइव एट रॉयल एल्बर्ट हॉल। जब वो लंदन से वापस लौटे तो फिक्रमंद फरीदा ने उन्हें बड़ी ही चिंताजनक खबर बताई। दरअसल पंकज और फरीदा ने तय किया था न भागकर न खुदगर्जी से शादी करेंगे, वो तो अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करेंगे। अब पंकज के परिवार को तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन फरीदा के परिवार को इस रिश्ते से आपत्ति थी क्योंकि पंकज हिंदू थे। इसीलिए दोनों फरीदा के परिवार की रजामंदी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो तो फरीदा का रिश्ता एक दूसरे लड़के के साथ तय करने लगे थे। अब पंकज को लगा कि उन्हें कुछ करना होगा। सीधे पहुंचे फरीदा के घर और उनके परिवार वालों से की उन्होंने सीधी बात। जाहिर सी बात है, अब पंकज का कद मयार वो नहीं रह गया था जो आज से कुछ बरस पहले था, वो बहुत बढ़ चुके थे। और फरीदा के पिताजी जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, समझदार भी थे, तो वो भी रिश्ते के लिए राज़ी हो गए और आखिर को पंकज और फरीदा की शादी हो गई। फरीदा के परिवार वाले तो कबूल कर चुके थे, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार थे जिन्हें अब भी इस रिश्ते से आपत्ति थी। शादी के बाद उन्हीं में से कुछ लोगों ने पंकज को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। पंकज उसका जवाब देने लगे। तू मैं शुरू हो गई। तू मैं गाली गलौज तक पहुंच गई और गाली गलौज से मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान उन्हीं में से एक आदमी ने चुपके से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और पंकज को मार दिया। फरीदा के मुंह से चीख निकल गई। वो तो शुक्र है कि ऐन वक्त पर पंकज ने खुद को बचा लिया, जिसके कारण वो चाकू उनके धंसा नहीं पर बुरी तरह कट गया। उसके बाद लोगों ने उन लोगों को किसी तरह रोका, पुलिस बुलाई गई, उनको जेल करवाई गई और पंकज हॉस्पिटल में भर्ती हुए क्योंकि चोट चपेट लगी थी, साथ ही खून भी बह रहा था। अब कानाफूसियाँ होने लगी कि शादी की पहली ही रात इतना बड़ा हादसा, ये शादी तो टिकने से रही। लेकिन जिस रिश्ते का आधार प्यार हो, उसे कौन डिगा सकता है। पंकज और फरीदा की दो प्यारी सी बेटियां हुईं, नायाब और रेवा। साल 1986 के एक दिन पंकज के पास एक टेलीफोन आया। पंकज ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मैं मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, बॉलीवुड से। राजेंद्र कुमार ने पंकज को बताया कि वो नाम की एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें पंकज को एक काम देना चाहते हैं। पंकज डर गए क्योंकि वो एक्टिंग से बहुत घबराते थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया फिल्म में काम करने से, ना, उनसे एक्टिंग ना होगी। राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा कि अरे तुम्हें एक्टिंग करने को कह कौन रहा है, उनको तो गाना गाना है। गीत का नाम है चिट्ठी आई है। 14 साल पहले इसी फिल्म जगत में इतनी बड़ी असफलता के कारण पंकज फिल्म में गाना गाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन ये गाना उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि इस गाने को गाना उनकी गायकी के लिए सम्मान की बात है। रिकॉर्डिंग के दौरान 2 टेक खत्म करने के बाद पंकज स्टूडियो के बाहर निकल आराम से चाय पीने लगे। तब तक अचानक म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल कुछ परेशान से उनके सामने आकर बैठ गए। क्या हुआ प्यारेलाल जी, टेक अच्छे नहीं हुए? पंकज ने पूछा। नहीं, अच्छे हुए, मगर किसी एक चीज की कमी महसूस हो रही है, प्यारेलाल ने जवाब दिया। क्या? पंकज ने पूछा। 1 मिनट सोचने के बाद प्यारेलाल ने कहा, अगर आप इस गाने को लाइव शो में गाएं तो किस तरह गाएंगे? मंच पर बैठ के हारमोनियम लेके, पंकज ने जवाब दिया। बस उसके बाद ये तय हो गया कि अब पंकज इस गाने को स्टूडियो में बतौर प्लेबैक सिंगर नहीं गाएंगे। इस गाने को वो स्टूडियो में मंच के सेटअप पर बैठ के हारमोनियम के साथ गाएंगे
और उनकी इस गायकी का फिल्मांकन किया जाएगा, जिसे फिल्म में शामिल किया जाएगा। पंकज फिर से डर गए। अरे उन्हें एक्टिंग, एक्सप्रेशन, लिपसिंग कुछ नहीं आता। डायरेक्टर महेश भट्ट ने कहा, उन्हें ये सब करने को किसने कहा, वो बस लाइव शो की तरह इस गाने को गा दें। पंकज बोले, उसमें सामने लोग होते हैं, खाली फील नहीं आएगा। महेश भट्ट ने उनके सामने लोगों की भी व्यवस्था कर दी। अब पंकज को मजबूरन गाना ही पड़ा। शुरू शुरू में पंकज बहुत असहज थे, लेकिन धीरे धीरे वो गायकी में इस कदर डूब गए कि आपको यकीन नहीं होगा, चिट्ठी आई है ये पूरा गाना सिर्फ एक सिंगल टेक, एक टेक में रिकॉर्ड हो गया। नाम रिलीज हुई और फिल्म से भी ज्यादा फिल्म का ये गाना चिट्ठी आई है हिट हुआ। कहते हैं कि इस गाने ने पंकज उधास को पंकज उधास बना दिया, घर घर में पहचान दिला दी। इस गाने की लोकप्रियता का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि बीबीसी ने चिट्ठी आई है गाने को सदी के 100 सबसे मकबूल गानों में से एक शुमार किया है। कहते हैं कि इस गाने को आज भी जब एनआरआईज और विदेश में रहने वाले भारतीय सुनते हैं तो रोते हैं, उनकी आंखों से नैना झरते हैं। इस गाने के रिलीज होने के बाद पंकज लोकप्रियता के एक नए आयाम पे पहुंच गए। देश विदेश में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स मिलने लगे, साथ ही उन्हें बॉलीवुड में भी बहुत काम मिलने लगा। नाम के बाद पंकज उधास ने फिल्म दयावान में आज फिर तुम पे प्यार आया है, फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, फिल्म घायल में माहिया तेरी कसम, फिल्म थानेदार में अब भला क्या मांगू रब से दुआ, फिल्म सनम में मुझको तेरी कसम, फिल्म साजन में जिए तो जिए कैसे बिना आपके, फिल्म बाजीगर में छुपाना भी नहीं आता, फिल्म मोहरा में ना कजरे की धार, जैसे कई फिल्मों में कई चार्टबस्टर गाने गए। पंकज के गीत गज़ल इतने मशहूर होते थे कि जब 1990 के दशक में भारत में पहली बार मॉडर्न कैसेट यानी सीडी लॉन्च हुई तो वो शगुफ्ता नाम का एक एल्बम था जिसमें पंकज उधास के ही गाने थे। पंकज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वैसे तो उन्होंने अपने करियर में बहुत से अच्छे और मशहूर गाने गाए, मगर चिट्ठी आई है कि बात निराली है। इस गाने से वो बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। शायद इस गाने को वो जितना दिल से गाते हैं किसी और गाने को नहीं गाते। एक बार भावनगर के एक लाइव कॉन्सर्ट में वो यही चिट्ठी आई है गाना गाने लगे। सामने बैठी पब्लिक तो इमोशनल हो ही रही थी, खुद पंकज इतना भाव विभोर हो गए कि फपक फपक के रोने लगे। उनको ऐसा रोता देख सामने बैठी जनता भी हैरान रह गई। फिर पानी पीकर सॉरी बोलकर पंकज ने फिर से गाने को शुरू किया। एक बार मुंबई के नानावती हॉस्पिटल से एक डॉक्टर ने पंकज उधास को फ़ोन किया और पंकज को बताया कि यहाँ पर एक मरीज का कैंसर का ऑपरेशन होने वाला है और ये मरीज मान चुका है कि अब ये नहीं ही बचने वाला है। ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, आपका चिट्ठी आई है गाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी आखिरी इच्छा है कि काश अंतिम वक्त में ये आपसे मिल पाता। इसके बाद डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं, फ़ोन रख दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि पंकज इस बात को गंभीरता से लेंगे। लेकिन महज 1 घंटे के अंदर अंदर पंकज नानावती हॉस्पिटल पहुँचे, पूछ पाछ कर उस मरीज के रूम में पहुँचे, बेड पर बैठकर उसके साथ देर तक बातें की, उसको ढांढस बंधाया और अपना ये गाना चिट्ठी आई है वहीं बैठे बैठे उसको पूरा सुनाया। और शायद ये पंकज के साफ दिल की सच्ची दुआओं का ही असर था कि वो मरीज ऑपरेशन के बाद भी जिंदा बच गया। पंकज उधास को करीब से जानने वाले बताते हैं कि पंकज में सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े आदमी थे। सितारा हैसियत के नखरे नहीं थे उनमें। एक बार ग्वालियर में वो एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे। कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद रात को तकरीबन 12 बजे ग्वालियर स्टेशन पर खड़े हुए थे ट्रेन पकड़ने के लिए। ठंड की कुड़कुड़ाती हुई रात थी। पंकज के आसपास स्टेशन पर काम करने वाले कामगार, मजदूर, कुली जमा होने लगे। बात की बात में उन्होंने पंकज को बताया
कि वो भी उनका कॉन्सर्ट सुनना चाहते थे, मगर पैसों की तंगी के मारे नहीं सुन पाए। पंकज ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, अभी सुन लो, मैं तुम लोगों के लिए यही कॉन्सर्ट किए देता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, इसके बाद पंकज रेलवे स्टेशन पर जो लोहे के बड़े बड़े बक्से होते हैं उसी पे बैठ गए और बक्से को ही तबला समझ बजाते बजाते तकरीबन 1.5-2 घंटे तक उन्होंने उन लोगों को अपने खूब गाने सुनाए, पूरा कॉन्सर्ट ही कर दिया। इतनी सारी मधुर यादों के बीच में कई बार कड़वी यादें भी होती हैं। पंकज की भी एक ऐसी ही याद है। एक बार एक लाइव शो के दौरान लोगों के बीच में से एक शख्स खड़ा हुआ और पंकज से एक गाने की फरमाइश की। पंकज तकरीबन 2-2.5 घंटों से लगातार गा रहे थे, थक गए थे, ऊपर से उसके एटीट्यूड से चिढ़ गए। वो रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर दे रहा था। पंकज ने इनकार कर दिया, वो नहीं गाएंगे वो गाना। लेकिन फिर उस आदमी ने वो किया जिसका पंकज को गुमान भी ना था। उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली, पंकज के सीने पे तान दी और धमकी दिया कि अगर पंकज ने 1 मिनट के अंदर उसकी फरमाइश वाले गाने को गाना नहीं शुरू किया तो वो पंकज को कुछ गाने लायक नहीं छोड़ेगा। फिर क्या, जान की अमान के लिए पंकज को गाना पड़ा उसकी फरमाइश का गाना। साल 2000 के बाद पंकज ने फिल्मों में गीत गाना बहुत कम कर दिया। हाँ, लाइव शोज करते रहे और खूब एल्बम रिलीज करते रहे। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक पंकज उधास के 100 से भी ज़्यादा एल्बम रिलीज हो चुके थे। साल 2006 में पंकज उधास को संगीत में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2009 में उन्होंने सोनी टीवी पर आदाब अर्ज़ है नाम से अपना एक रियलिटी शो भी बनाया। ये गज़ल गायकों का एक टैलेंट हंट था। साल 2018-19 में पंकज उधास ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जिस पर वो बहुत एक्टिव हो गए। साल 2020 में जब पूरे देश में कोविड लॉकडाउन्स लगे और पूरी दुनिया नकारात्मकता के अंधेरे में जीने लगी, तब पंकज उधास अपने अनुसार सकारात्मकता की रोशनी देने की कोशिश करने लगे। पंकज उधास ने कोविड लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल कॉन्सर्ट्स करना शुरू कर दिया। पिछले साल 2023 में उनकी तबीयत खराब हो गई और तब से जो तबीयत बिगड़ी तो कभी सुधरी नहीं। इसी साल फरवरी में पंकज हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तब किसी को नहीं लगा था कि 26 फरवरी साल 2024 को पंकज उधास हम सबको छोड़ परलोक से धर जाएंगे। आज पंकज उधास भले ही हमारे बीच नहीं हैं, मगर अपने गीत गज़लों के ज़रिए उनकी गायकी इस दुनिया में हमेशा रहेगी।